हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आई विल बी डिस्कस अबाउट न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में आज का अपने का टॉपिक रहेगा न्यूमोनिया। सबसे पहले अपन न्यूमोनिया की बात करेंगे कि एक्चुअल में न्यूमोनिया होता क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ न्यूमोनिया की। तो न्यूमोनिया, सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि जो न्यूमोनिया होता है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। क्या होता है न्यूमोनिया? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है अथवा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। अगर न्यूमोनिया रेस्पिरेटरी डिजीज होगा अथवा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो मेनली इफेक्ट किसको करेगा? तो मेनली इफेक्ट करेगा हमारे लंग्स को। किसको इफेक्ट करेगा बेटा? अपने लंग्स को इफेक्ट करेगा। ओके ओके सर, मुझे समझ में आ गया। अब आगे पढ़ाओ। हाँ, आगे भी पढ़ाएंगे। तो सुनो, आज की मजेदार कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमोनिया, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। ठीक है, ये तो सर सुन लिया, आगे बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन की ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। पहले ये मैंने रफली 2 डायग्राम्स बनाए हुए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज दैट अपन ने O2 को इनहेल किया। क्या किया? O2 को नोज के थ्रू अपन ने इनहेल किया। O2 के थ्रू जब सॉरी नोज के थ्रू जब O2 को इनहेल किया तो सबसे पहले किस में आए हो? ट्रेकिया में आया सर। उसके बाद वो ट्रेकिया में आने के नोज के थ्रू O2 तो इनहेल कर लिया बेटा तूने, लेकिन साथ के साथ तूने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इनहेल कर लिया। क्या बात समझ में? ठीक है सर, कर लिया। अब जो तेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो O2 के साथ ट्रेकिया में आ गया। हाँ जी सर, आ गया। अब ट्रेकिया में वो फर्दर डिवाइडेड होगा इनटू 2 पार्ट्स में। तो अगर वो लेफ्ट में जाए, लेफ्ट में होगा तो उसको लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। अगर वो राइट में होगा तो उसको राइट प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद ये फर्दर डिवाइडेशन होगा राइट लंग्स में इनटू 3 लोब्स में। ठीक है सर, क्योंकि अपने को पता है कि राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब ही होते हैं सर। तो ये 3 लोब्स में जब डिवाइडेशन होगा राइट प्राइमरी ब्रोंकस तो उसको बोलते हैं 3 लोबर ब्रोंकस। उसके बावजूद भी ये और नैरो होता है और नैरो फर्दर डिवाइडेड होता है, उसको बोलते हैं अपन सेगमेंटल ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेगमेंटल ब्रोंकस। उसके बाद ये हल्का सा और नैरो होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और जो सर ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे सर ये गुस्सों के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सर, क्या ये एल्वेलाई है? हाँ जी बेटा, मैं बोल दूंगा ये एल्वेलाई है। हाँ, ये एल्वेलाई है। ये जो एल्वेलाई है, ठीक है। अब साहब हमने बात कर ली, ये एल्वेलाई तक अपन पहुंच गए। अपन ने बात किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेकिया के थ्रू या तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा, राइट प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा, उसके बाद या तो 3 लोबर ब्रोंकस में या 2 लोबर ब्रोंकस में जाएगा, सेगमेंटल ब्रोंकस तो ब्रोंक्यूल्स तो एल्वेलाई में जाएगा। ठीक है सर, चलिए। उसके बाद जब ये एल्वेलाई में जाएगा, कौन जा रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वेलाई में जाएगा तो क्या होगा? एल्वेलाई में इन्फ्लामेशन होगा सर, इन्फ्लामेशन होगा, उसमें स्वेलिंग आएगी। उसमें जब स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लामेशन होगा, तब वो नैरो होगा सर। अच्छा, हाँ जी सर, वो नैरो होगा। अब ये तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको, है ना। अब मैं इधर आता हूँ। इधर मैंने बात किया कि ये जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई के जस्ट नीचे अपने को ब्लड कैपिलरीज होता है। ब्लड कैपिलरीज में बेटा क्या बहेगा? ब्लड बहेगा ऑब्वियसली सर। तो ये इसमें परमानेंट एयर भरी रहती है एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई की जो O2 है, जो तो सर मैं
इसको दे दूंगा ब्लड कैपिलरीज। ये एल्वोलाइज है O2 तो ब्लड कैपिलरीज को दे दिया अपन ने, ठीक है सर दे दी। उसके बाद जो अपन ने एल्वोलाइज से O2 को ब्लड कैपिलरीज में दिया, ये O2 अदर सम टिश्यूज में चल जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि टिश्यू वगैरह को ग्रोथ करने के लिए O2 की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके O2 को अपन अदर टिश्यूज के लिए दे देंगे। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में से जो CO2 होगा, वो CO2 अपने को एल्वोलाई में आ जाएगा, और एल्वोलाई के थ्रू ये आउटर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आउटर एनवायरनमेंट में जरूर आएगा सर, तो नहीं आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एल्वोलाई में आ जाएगा, तो एल्वोलाई में क्या होगा बेटा? एल्वोलाई में फ्लूइड और पस सेल का क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जब एल्वोलाई में फ्लूइड और पस सेल में का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एल्वोलाई में फ्लूइड और पस सेल का एक्यूमुलेशन क्यों होगा? क्योंकि सर उसमें सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया सर, बिल्कुल सर हो गया, आ गया। तो अगर बेटा इसमें अगर एक्यूमुलेशन आ जाएगा तो क्या रुक जाएगा? क्या यहाँ की जो CO2 है वो क्या यहाँ पर ही रह जाएगी? क्या यहाँ की O2 क्या यहाँ पर ही रह जाएगी? क्या इधर बेटा किसी और टिश्यू को क्या O2 मिलेगी? या आउटर इन्वायरमेंट में क्या बेटा CO2 जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो जिसके वजह से क्या होगा बेटा? अपने को डीप ब्रीथिंग लेनी पड़ेगी। अपने को अपना जो म्यूकस होगा उसमें थिक म्यूकस सिक्रेट होगा। उसके बाद अपन को काफ़ी ज़्यादा कपिंग प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन होगा, क्योंकि एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इरिटेटिंग हो जाएगा हो, जिस वजह से अपने को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। तो निमोनिया क्या होता है? निमोनिया होता है सर, जिसमें एक टाइप का लंग्स डिजीज होता है। लंग्स डिजीज में क्या होता है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एल्वोलाई के इतने पार्ट के थ्रू जब एल्वोलाई में आता है, तो सर उसमें फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण कफ सर ज़्यादा सीक्रेट होता है, म्यूकस में थिक म्यूकस आ जाता है। और अब इसमें फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो क्या गैस का एक्सचेंज हो पाएगा? गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी? होगी सर, बिल्कुल होगी। हाँ, तो अगर मैं अब बात करता हूँ न्यूमोनिया बेटा लेस सीवियर भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अगर ये सीवियर होता है तो सर ये या तो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होगा। अगर ये लेस सीवियर होगा तो सर ये पंजायत और प्रोटोजोआ के थ्रू होगा, बिल्कुल सर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर ये निमोनिया वाला पेशेंट होता है, सर ये ब्रीथिंग में इसकी डिफिकल्टी होगी, तो क्या सर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अपन बात करेंगे ये बेटा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस पर्सन का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज से मतलब अपने को यह है कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें यह जो निमोनिया है वो सीवियर कंडीशन में पाया जाएगा। और जनरली अपन देखते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पर्सन होता है वो या तो 65+ एज का होता है, और तो अपन उसको बोल सकते हैं ओल्ड एज का, अथवा इन्फेंट होता है जिसका 2 ईयर से भी कम उसकी एज होती है, ठीक है सर। अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी बेटा। सबसे पहले मैं बता दूँ, राइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान मत देना, पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, ये तो आपको पता भी है। राइटिंग में ध्यान मत देना, राइटिंग का थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी समझ में सब आएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स, सर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेकिया के थ्रू इतना सब नेरो होता जाएगा सर, किस में जाएगा बेटा? एल्वोलाई में जाएगा। तो लंग्स में क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा सर। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ गई बेटा, ये क्या होगा? ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा एसोसिएट विद मार्क्ड इंक्रीज इन इंटेस्टाइनल एंड इंट्राएल्वुलर फ्लूइड। यह बस यही बोल रहा है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एल्वोलाई में जाता है तो एल्वोलाई में फ्लूइड और पस सेल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और एक्यूमुलेशन जब हो जाएगा तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि अपने को गैस एक्सचेंज इसके थ्रू होगी। अगर पस अथवा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है सर। ये तो सब मेरे को सब समझ में आ गया सर। अब आप आगे बढ़ो, ठीक है बेटा, हम आगे भी पढ़ाएंगे। हम बात करेंगे कि न्यूमोनिया के टाइप एंड एडियोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 टाइप्स में बांटा गया है, किसको? न्यूमोनिया को।
सबसे पहले अपन बात करेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसके बाद अपन बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, उसके बाद अपन बात करेंगे निमोनिया एसोसिएट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज निमोनिया, उसके बाद अपन बात करेंगे एस्पायरेशन निमोनिया, उसके बाद अपन बात करेंगे वेंटिलेशन एसोसिएट निमोनिया। ठीक है, तो अभी तो बात कर रहे हैं अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि होम प्लेस हो गया, वर्क प्लेस हो गया। होम प्लेस, अगर वर्क प्लेस या होम प्लेस में से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी नोज के थ्रू O2 के साथ अगर हमारे ट्रेकिया के थ्रू अगर हमारे एल्वेलाई तक जाता है, तो उसके वजह से अगर होने वाले निमोनिया को अपन बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर अपन इसमें कुछ लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि निमोनिया एक्वायर्ड इन कम्युनिटी, निमोनिया को कम्युनिटी से एक्वायर्ड किया जाता है सेटिंग और विद इन 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर के पहले अगर निमोनिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर अपनी बॉडी इफेक्ट या पेशेंट की बॉडी इफेक्ट होती है, तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका इटियोलॉजी के, तो इटियोलॉजी से अपन बात कर सकते हैं कि उसके कोजेस मीन्स उसका क्या क्या रीजन हो सकता है जिस वजह से उसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम प्लेस और वर्क प्लेस में अगर अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, मतलब एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जनरली देखा जाता है एडल्ट में, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये जनरली होल्डर पेशेंट में देखा जाता है। एडिनो वायरस हो गया, एडिनो वायरस जनरली चिल्ड्रन में देखा जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस हो गया, हार्पेस वायरस हो गया, उसके बाद साइटोमेगेलो वायरस हो गया। तो इन जितने भी जो ये अपन ने पढ़े वायरस पढ़े, इन्फ्लुएंजा पढ़े, न्यूमोनिया, ये जितने भी अपन ने पढ़े, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर पेशेंट की बॉडी में अगर एंटर करता है, तो अपन उसके कारण कोज होता है, तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर रखा गया है। देन उसके बाद बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में। तो पहले अपन ने बात किया था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो कम्युनिटी से अपने को मिलता है। उसके बाद हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या होता है? डेवलप इन हॉस्पिटल आफ्टर 48 to 72 आवर्स, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 to 72 आवर्स होने के बाद अगर अपने को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म निमोनिया का अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अगर एंटर करता है, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में आता है। जनरली हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया काफ़ी सीरियस होता है, बिकॉज ऑफ जो पेशेंट होता है वो पहले से ही किसी डिजीज से लड़ रहा होता है। उसके बाद भी अगर निमोनिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में आते हैं, तो उसके लिए मोर देन सीवियर होते हैं। अगर अपन इसके एटियोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहले इकोलाई आ जाएगा, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, क्लेबिसेला आ जाएगा, सूडोमोनास हो जाएगा। तो ये जितने भी ये एटियोलॉजी का होता है, ये बस अपने को याद करना होता है। और अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया की जनरली वेंटिलेटर पर किसी पेशेंट को कब चढ़ाया जाता है? जब उसमें ब्रीथिंग की काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तब जाके उसको वेंटिलेटर में चढ़ाया जाता है। मैकेनिकल उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे से ब्रीथिंग कर सके, अच्छे से ब्रीथ कर सके, ठीक है, O2 को इनहेल कर सके, ठीक है सर। उसके बाद में अब इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन? पेशेंट विद, अब इसका मतलब देखना, पेशेंट विद एंडोट्रेकियल ट्यूब विद मैकेनिकल वेंटिलेटर। जो पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ मैकेनिकल वेंटिलेटर, जब उसकी पेशेंट की अगर कोई डेथ की कंडीशन में जा रहा हो, अगर हॉस्पिटल में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर उसमें इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से अगर उसमें ब्रीथिंग में उसकी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और वो जनरली डेथ की ओर जाता रहता है, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो डेथ में नहीं जा सके। उसके बाद अपन बात करेंगे
निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन। मैंने आपके लिए पहले बताया था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यो होता है, अगर किसी पेशेंट की या किसी किसी पर्सन की अगर इम्यूनिटी अगर वीक होती है, तो बहुत ही आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको इफेक्टेड कर देगा उसकी बॉडी को। तो अब अपन का फोर टाइप आ जाएगा, फोर एटियोलॉजी आ जाएगा। किसका अगर मैं एटियोलॉजी की बात करूंगा तो ये एज पर जीलस हो जाएगा। एज पर जीलस की कंडीशन, एज पर जीलस के कारण हो जाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। ठीक है सर, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो सर वीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कैंडिडा एल्बिकेंस भी हो जाएगा। तो जनरली एटियोलॉजी में इसके दो ही याद रखने हैं, जनरली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन उसके बाद अपन बात करेंगे एस्पायरेशन निमोनिया की। अब एस्पायरेशन निमोनिया से मतलब क्या समझूं मैं, तब पहले इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ड्यू टू एस्पायरेशन ऑफ एडिटेड गैस केमिकल और गैस्ट्रिक जूस, राइट लोअर लोब इज द मोस्ट कॉमन रीजन अफेक्ट इन एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, तो एस्पायरेशन निमोनिया से मतलब क्या होता है कि एस्पायरेशन निमोनिया में जैसे कि बाहर का अगर कोई केमिकल होता है अथवा इरिटेटिंग गैस होती है, अगर इरिटेटिंग गैस अथवा कोई केमिकल होता है जो अपने नोज के थ्रू अगर अपने जो एल्वोलाई के थ्रू एल्वोलाई तक पहुंच जाता है, तो उसमें एस्पायरेशन निमोनिया में आता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इरिटेट गैस हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। और ये जो मोस्ट कॉमन रीजन इफेक्ट इन एस्पायरेशन न्यूमोनिया का होता है, वो जनरली राइट लोअर लोब्स में होता है। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, आपसे कुछ समझ आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट होते ही जा रहे हो आप। पहले मैंने बात किया था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की, एक बार रिकॉल कर देते हैं अपन पांचों के पांचों टाइप को। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की बात करी थी, उसके बाद अपन ने हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात करी थी। ठीक है सर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की बात करी थी। उसके बाद वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया की बात करी थी। ठीक है सर, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया की बात करी। उसके बाद निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन की बात करी थी। उसके बाद एस्पायरेशन निमोनिया की बात करी थी। इन सब के टाइप्स तो एटियोलॉजी को अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग की, अपन बात करेंगे तो साथ के साथ में लिखेंगे अपन। ठीक है सर, ये सॉरी बच्चों, सॉरी, ये क्या होता है, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जनरली मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वर्ड्स पर ध्यान देना, मेरी राइटिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी धीरे धीरे, और मैं धीरे धीरे इसको सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूँ। क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग की में क्या होता है, क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को कब दिखाई देगा। ठीक है सर, देगा। उसके बाद प्लूराइटिक पेन होगा। हाँ ठीक है सर, ये प्लूराइटिक पेन हो गया। उसके बाद अपने को हल्का सा फीवर होगा। क्या होगा रे, फीवर हो गया, चेस्ट में पेन होगा, फीवर हो गया। उसके बाद खप हो गई। जो पेशेंट में निमोनिया हो, जो पेशेंट में अगर निमोनिया देखा जाएगा उसमें जनरली काफ़ी ज़्यादा खप आएगा। खप क्यों आएगा, उसमें खप भी जो आएगा ना, उसमें थिक म्यूकस आएगा खप में, बिकॉज ऑफ जो एल्वोलाई हुआ वो पस और फ्लूइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें डायस्थीनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डायस्थीनिया। अब डायप्सनिया का मैंने आपको बताया था, डायप्सनिया का मतलब क्या होता है। डायप्सनिया का मतलब होता है कि सर ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है उसके। अब जब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी तो उसका साइन और सिम्टम्स तो यही है ना, अगर किसी बंदी या बंदे को अगर डायप्सनिया हो रहा है, मतलब उसकी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आ रही है, इट इज कॉल्ड टू साइन ऑफ न्यूमोनिया। एम आई राइट, ओके। तो ये चार तो हुई है। उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, करेंगे स्पुटम से क्या निकलूं, स्पुटम से मैं क्या मतलब निकालूं कि या तो उसका रेड स्पुटम आएगा, या तो उसका रेड स्पुटम आएगा, या उसका ग्रीन स्पुटम आएगा। अगर किसी पेशेंट को अगर उसके साइन और सिम्टम्स में अगर उसके स्पुटम में या तो रेड आया या फिर ग्रीन आया, तो समझ जाना कि उसके निमोनिया के सिम्टम्स है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा हेमोप्टाइसिस।
हेमोप्टाइसिस मतलब ब्लड इन स्पूटम, अगर किसी पेशेंट को ब्लड में स्पूटम में ब्लड आएगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस अगर तो उसके स्पूटम मतलब क्या होता है, स्पूटम मतलब ट्यूब होता है, अगर ट्यूब पे किसी पेशेंट को ब्लड आएगा तो स्पूटम हो जाए, ये हेमोप्टाइसिस हो जाएगा। स्पूटम में अगर ब्लड आ रहा है तो हेमोप्टाइसिस इट इज कॉल्ड टू साइन ऑफ निमोनिया। ऑलराइट, तो इसमें जनरली यही देखेंगे। उसके बाद ये क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग में अपन पास पॉइंट ही सफिशिएंट है, जनरली ये देखे जाते हैं। बात करेंगे उसके क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग के बाद अपन बात करेंगे उसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट को अगर न्यूमोनिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए जिससे कि वो निमोनिया की कंडीशन से बच सके। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो अपने की हिस्ट्री कलेक्शन अथवा फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन अथवा हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपना ब्रीथिंग साउंड सुनेगा, ब्रीथिंग साउंड सुनेगा, ठीक है। ब्रीथिंग साउंड मतलब ब्रीथिंग साउंड सुनेगा मतलब वो ऑब्जेक्टिव डाटा लेगा, ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट में ब्रीथिंग साउंड आता है, तो ब्रीथिंग साउंड आता है वो तो जनरली पेशेंट की फिजिकल कंडीशन को देख के वो जनरली आइडिया लगा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चेस्ट एक्सरे की, चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि चेस्ट एक्सरे में अगर चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा तो किसी पेशेंट का अब न्यूमोनिया में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि जो एल्वलाई होते हैं, एल्वलाई में पस अथवा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज में ना तो O2 जाएगा, ना ब्लड कैपिलरीज से CO2 एल्वलाई में जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, पस अथवा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिस वजह से उसमें चेस्ट में पेन होगा। चेस्ट में पेन होगा तो उसका चेस्ट एक्सरे होगा। चेस्ट एक्सरे में क्या उसको पता नहीं लगा सकता, बिल्कुल सर पता लगा लूंगा मैं। स्पूटम कल्चर होगा, स्पूटम कल्चर से मतलब क्या क्या समझू मैं, स्पूटम कल्चर, स्पूटम का कुछ सैंपल लिया जाएगा, अगर उसका सैंपल में अगर रेड अथवा ग्रीन आएगा तो इट इज द कोल्ड ऑफ साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। स्पूटम कल्चर से भी मैं उसको पता लगा लूंगा और उसको डायग्नोसिस कर लूंगा। अगर स्पूटम कल्चर मेरा पता लग गया तो मैं उसको कुछ ट्रीट करूंगा ना। उसके बाद ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर में भी कुछ उसको सैंपल लिया जाता है। स्पूटम कल्चर में क्या होता है, म्यूकस का सैंपल लिया जाता है, म्यूकस का कुछ सैंपल लिया जाता है। उसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ, ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी में जनरली पेशेंट के जो माउथ के थ्रू अथवा ट्रेकिया के थ्रू अपन एक वाइंड पाइप को अंदर डाला जाता है, जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है। उस कैमरे को अंदर पेशेंट के अंदर ले जाया जाता है, जिससे कि उसका डिटेल विजुअलाइजेशन हो जाएगा। आपने को ये पता लग जाएगा कि पस अथवा फ्लूइड कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्या एल्वोलाई में हुआ है, एल्वोलाई में हुआ है तभी तो गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ब्रोंकोस्कोपी में भी अपने को पता लग जाएगा और उसका डायग्नोसिस कर लेंगे यार अपन उसका। उसके बाद अपन ये ट्रांसब्रोंकियल नेडल एस्पायरेशन के बाद अपन बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट की। अपन निमोनिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट अपन मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू भी उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर किसी पेशेंट को न्यूमोनिया है तो उसको जो एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा वो एंटीबायोटिक जनरल ये दिया जाएगा सेफ्ट्रियोक्सोन दिया जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीसाइक्लिन दिया जाएगा, सेफ्ट्रियोक्सिन, डीऑक्सीसाइक्लिन दिया जाएगा, एमोक्सिसिलिन दिया जाएगा। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन दिया जाएगा, तब जाके पेशेंट रिकवर होगा। उसके बाद एंटी फंगल दिया जाएगा। एंटी फंगल कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह जो फंगल के जो खिलाफ होता है उसको एंटी फंगल अथवा उसकी कुछ डोज दी जाती है। उसी प्रकार एंटीवायरल होता है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँगा तो डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज, मतलब चेस्ट पेन होगा, जो कप होगा उसमें थिक म्यूकस आएगा तो कप की एक्सरसाइज करवाएंगे अथवा उसकी डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, ताकि उसको वेंटिलेशन वगैरह दिया जाएगा, ताकि उसको जो निमोनिया है उसका रिकवर हो जाए। निमोनिया में रिकवर का मतलब क्या होता है, सही हो जाए। उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट, उस बंदे को कंप्लीट बेड रेस्ट दे दो कि भैया तू बेड रेस्ट कर, तब जाके तू सही रहोगा। उसके बाद प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट।
उसके लिए हाई, जो निमोनिया के जो पेशेंट है उसके लिए हाई कैलोरी है तो हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी बात करेंगे, हेयर सक्शन की। उसके बाद बात करेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करवाना चाहिए निमोनिया वाला पेशेंट को। तो अगर लिखना हो, अगर आपको लिखना रहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। वीडियो को इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, सी यू। गुड नाइट क्या आपके पता नहीं कब देख रहे हो।